नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। होर्मुज में जंग की ज्वाला एक बार फिर से भड़क गई है। सीज फायर का एक कागज का टुकड़ा सिर्फ कागज का रह गया है और दुनिया एक बार फिर से, होर्मुज एक बार फिर से जंगी आग में झुलसने के लिए तैयार है। महज 10 दिन पहले ही अमेरिका और ईरान ने मेमोरेंडम पर दस्तखत किए थे। ट्रंप ने दावा किया था कि होर्मुज खुला है और जंग खत्म है, दुनिया सुरक्षित है। लेकिन उस स्याही के सूखने से पहले ही बारूद की महक उस स्याही को जार जार कर गई। होर्मुज एक बार फिर से आग का दरिया बन चुका है। अभी अभी खबर आ रही है कि एक बार फिर से एक जहाज पर हमला हुआ है और ब्रिटेन ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। यानी एक और ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे सिंगापुर के जहाज पर हमला किया। अमेरिका ने पलटवार किया। ईरान के टैक्टिकल और ईरान के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर अटैक किया। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर हमले की पुष्टि की। मिसाइल, ड्रोन भंडार और तटीय रडार साइट्स पर हवाई हमले किए। और अभी खबर आ रही है कि एक और जहाज पर हमला हो गया है। इधर लेबनान मोर्चे पर भी समझौता हिचकोले खा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस डील की घोषणा की, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे शर्मनाक करार दिया। और हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर लेबनान इस डील को लागू करता है, इजराइल और अमेरिका से दोस्ती करता है, तो पूरे लेबनान को जलाकर खाक कर देंगे। इधर दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने कई अटैक कर दिए हैं। यानी हर मोर्चे पर शांति की कोशिश फेल हो रही है। ईरान जहाजों पर हमला कर रहा है, अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, फिर ईरान अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है, फिर इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, फिर हिजबुल्लाह लेबनान पर और इजराइल पर पलटवार कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट बारूद का ढेर बन चुका है। यह फिर फटेगा, कैसे बताएंगे आपको। वैसे तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि भाई जंग खत्म, अमेरिका ईरान में सीज फायर। वो कहते हैं जान बचे तो लाखों पाए। लेकिन मैंने आपसे हर बार कहा कि सीज फायर धोखा है, छलावा है। मिडिल ईस्ट में दरअसल जंग का धावा है, क्योंकि हालात इस कदर बन चुके हैं कि कहीं भी शांति की राह तो दिख ही नहीं रही। और यह सवाल मैं रोज पूछ रहा था। लेबनान मोर्चा, ईरान मोर्चा, दोनों जगह समझौता टूट चुका है और दोनों ओर हमले शुरू हो गए। आज का ही मामला देख लीजिए। अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। सिरिक शहर के पास अमेरिका ने अटैक किया। मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया और इस बार फिर से B-2 बॉम्बर और अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। और यहां तक कि अमेरिकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने सही बताया और सेंटकॉम ने इस हमले की पुष्टि भी की। और जेडी वेंस ने आकर मीडिया में कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। बवाल तब शुरू हुआ जब ईरान के IRGC ने कहा कि कोई भी जहाज होर्मुज से उसके बताए गए रूट से निकले, जो रूट IRGC ने दिया है या ईरान ने दिया है। सिंगापुर का जहाज दूसरे रूट से निकल रहा था तो ईरान ने हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन बताया और ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान फायर है तो ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर हमले कर दिए। होर्मुज में क्या बवाल फिर से शुरू हुआ है, मैं आपको पिक्चर समझा देता हूं 2 मिनट में। समझौते के महज 10 दिन के अंदर जंग फिर से शुरू हो गई है। ईरान ने ओमान तट पर जहाज पर हमला किया। जहाज पर हमले की वजह से अमेरिका भड़क गया, उसने ईरान पर प्रहार कर दिया। सिरिक में ड्रोन और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले में ईरान को नुकसान हुआ तो ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान ने कहा यूएस नहीं माना तो होर्मुज को फिर से बंद कर देंगे। अब ये तो एक पिक्चर इधर चल रहा है, एक और पिक्चर सुन लीजिए आप। 24 घंटे पहले लेबनान, इजराइल, अमेरिका में डील हुआ कि भाई ये तीनों देश एक साथ मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ काम करेंगे और अमेरिका करोड़ों के डॉलर्स देगा लेबनान को कि वो अपनी आर्मी को मजबूत करे और हिजबुल्लाह को लात मारकर लेबनान से बाहर निकाल दे। इधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया, कई लोगों को मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हम सीज फायर मानते ही नहीं और ना ही इस डील को मानते हैं। लेबनान यूएस इजराइल समझौता महज 24 घंटे में टूट गया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। दक्षिणी लेबनान और बेरूत में आईडीएफ ने कई हमले किए। आईडीएफ के हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। जेट से नबाती और कफर तेबनीत और मंसूरी में बमबारी की।
इजराइल ने कहा कि दक्षिणी लेबनान से सेना हटाने का सवाल ही नहीं बनता। और कल ही लेबनान, अमेरिका और इजराइल में समझौता हुआ था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा था कि अगर लेबनानी सरकार लेबनान की जमीन पर इस समझौते को लागू करती है तो पूरे लेबनान को खाक कर दिया जाएगा। लेबनान का हर गली, हर कोना, हर चौराहा, हर नुक्कड़ जलेगा। कुल मिलाकर कहें तो मुझे तो दूर दूर तक सिर्फ तबाही दिखती है। ये कागजी कार्रवाई जो बड़े बड़े नेता इसी कमरों में बैठकर कर रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे समझौते इस बारूद की आग में जलकर खाक हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट फिर से वही स्थिति बनेगी, फिर से खाड़ी में गदर होगा। लेबनान में सिविल वॉर भी हो सकता है। हिजबुल्लाह लेबनान सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो गया। ईरान कुछ कहेगा नहीं, ईरान इधर अलग उलझा हुआ है। तो मतलब कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट को आप एक बार फिर से जंग 2.0 में जाता हुआ देख रहे हैं। क्या है इस इलाके का भविष्य? ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़े जो बताएंगे, रक्षा विशेषज्ञ। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु सर से शुरू करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है। एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जमीन पर धुआं धुआं है सब समझौता। देखिए विवेक जी, ये इतने दिनों का मिसट्रस्ट है दोनों देशों के बीच में। आप 14 पॉइंट के मसौदे को मानते हैं फिर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात थी, ब्लॉकेड हटाने की बात थी, तो आईआरजीसी का ये हमला तो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है। वो जरूर आपके ओमान के वाटर चैनल से ये कार्गो शिप जा रहा था, तमाम आपकी वार्निंग को नजरअंदाज किया होगा, लेकिन उसका हमला करके उसको डुबाने की स्थिति नहीं बनती। आप उसको कॉन्फिस्केट कर सकते थे, उसकी घेराबंदी कर सकते थे, लेकिन शायद आप उस स्थिति में थे नहीं कि आप उस जहाज को पकड़ लेते, लिहाजा आपने उसको डुबा दिया। ये एक लोकल एक्शन है। देखिए आज की डेट में ईरान का शक क्या है। ईरान ने जब से ये 14 पॉइंट के मसौदे अमेरिका ने माने हैं, उसका शक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बहुत बढ़ गया है। उसको लगता है कि अमेरिका ओमान के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जंगी बेड़े या तमाम तरीके की सर्विलेंस डिवाइसेस को पेनिट्रेट करेगा और इस इलाके में जो आईआरजीसी का कंट्रोल है उसको कहीं ना कहीं वीकेंड करेगा। और ये आज नहीं तो कल, नहीं तो एक दशक में ये होने जा रहा आगे आने वाले दिनों में। इसके अगेंस्ट वो गार्ड करता हो तमाम तरीके की, जिस तरीके की उसने सेना की कार्रवाई की, जो बोट को डुबाया है, जो कार्गो शिप डुबाया है, उसके अगेंस्ट। और अमेरिका का स्टांस है कि वो वायलेंस का जवाब वायलेंस से देगा। तो जैसे ही आईआरजीसी ने हमला किया, अमेरिका ने उसके जो सीरक पोर्ट है उस पे हमला किया, और ये हमला अमेरिका ने बड़ा कैलिब्रेटेड अटैक किया है। मेरा मानना है कि एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया है, ये दिखाने के लिए कि आईआरजीसी की धमक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं चलेगी। और साथ में अगर ईरान के ऐसे मंसूबे हैं तो अमेरिका इसके लिए सजग है, लिहाजा इस तरीके का स्ट्राइक। और जहां तक लेबनान का सवाल है, लेबनान का मसौदे पे कोई एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा। आप वहां के जब तक हिजबुल्लाह को भी इस टॉक में नहीं इंक्लूड करेंगे, वहां पीस आने की संभावनाएं कम दिखती, क्योंकि वो एक वारिंग फैक्शन है, वो जो इसराइल को लगातार इसराइल के नॉर्थ को थ्रेटन करता हुआ। तो हिजबुल्लाह की बात ना सुन के जो लेबनान की गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही सशक्तशाली गवर्नमेंट नहीं है। उनके गवर्नमेंट में भी हिजबुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, 40%, 4-5 मिनिस्टर वहां पे हिजबुल्लाह के हैं। तो जो जो वॉरिंग फैक्शन है, जब तक आप उसको अपने ट्रस्ट में नहीं लेंगे, बातचीत में इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां पे पीस होता हुआ नहीं दिख रहा है। आईडीएफ देखिए सदर्न लेबनान से विड्रॉ नहीं करेगा, वह वहीं पे रहेगा, हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार टारगेट करता रहेगा। तो लिहाजा आप कोई सा भी फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे वो इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईडीएफ को की क्लैरिटी है उनके ऑपरेशन में कि वो लेबनान से नहीं हटेंगे, वो नॉर्दर्न इसराइल को सिक्योर करेंगे। और हिजबुल्लाह जो है, जो उसकी लगातार ईरान मदद कर रहा है, वो कहता है कि हम तो सिर्फ 14 पॉइंट के जो मसौदे ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता हो उसके तहत बात करेंगे। यानी कि आप वहां भी सीज फायर करिए और जब वहां लड़ाई नहीं होगी तब इस पे आगे बातचीत हो सकती है। तो लेबनान की सरकार को जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने थ्रेटन किया है, जिस तरीके से लगातार इसराइल पे हमले कर रहा है, ये इलाका इसी तरीके की स्थिति में बना रहेगा। लिहाजा मिडिल ईस्ट में जो पीस की संभावना हम देख रहे थे,
इस हमले की वजह से। देखिए अभी एक रिपोर्ट आ रही कि बहरीन में भी कुछ उन्होंने हाँ आज की डेट में ड्रोन स्ट्राइक की है, हिमांशी जी, और हाँ। नॉर्दर्न इराक में भी कुछ हमले हुए हैं। तो ये सारी चीजों पे एक बार फिर से मतलब जो युद्ध का माहौल बनता हुआ पीस हम नजर आ ढूंढ रहा रहे है। हैं वो पीस पीस हो गया है। जी हाँ, देखिए छोटे छोटे हिमांशी जी भागों में भड़कता हुआ चला जी। जा रहा है, और इसको कैसे निजात पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक बार फिर से मिल हिजबुल्लाह कह बैठ के रहा पूरा एक लेबनान बातचीत जला करनी दें पड़ेगी। अगर कोई पीस प्लान यहां पर आया। हिमांशी जी। नमस्कार, जय हिंद विवेक जी। देखिए, जय मैम। एक चीज बहुत क्लियर है कि हिजबुल्लाह अपना पकड़ नहीं छोड़ेगा, और हिजबुल्लाह इस समय इस स्थिति में है ईरान की मदद से कि वो वहां पर इंटरनल सिविल वॉर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जनता उसके तो या साथ है। और तो जिस इसका तरीके मतलब से तो ये कल, हुआ कि लेबनान हॉस्टाइल है ईरान का। बिल्कुल देखिए, जो पावर में है काफी लोग वो भी हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं, और सिविल में देखिए इस तरह के जो आप रेजिस्टेंस फोर्सेस होती हैं वो बिना लोकल सपोर्ट के, हमने देखिए कश्मीर में भी इस तरह की कार्रवाई देखी थी। जब तक बिल्कुल। लोकल सपोर्ट आतंकवादियों के पास था तब तक वो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां कर पा रहे थे जो हमें नामंजूर थी, और वही चीज हिजबुल्लाह भी वहां कर रहा है क्योंकि उसके पास लोकल सपोर्ट है। लेकिन कल जिस तरीके से वहां पर घेरा गया है, वहां जो उनके हेड ऑफ द स्टेट है उनके महल को, और वहां जलाने की कोशिश की गई है, तो इस तरह की चीजें ये दिखाती हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा लोकल्स का भी है, क्योंकि वहां डिस्पेंसरीज चलाता है, स्कूल चलाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें वो करता है जिससे जनता उसके फेवर में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो विवेक जी है वो ये है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता चल रही है, जब उन्होंने एक टेम्पररी सीज फायर जो 60 दिन के लिए ये मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान क्या आवश्यकता थी कि लेबनान और इजराइल के बीच में ये बातचीत कराने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। और उसमें भी लिटानी नदी के आसपास का जो इलाका है और दक्षिण लेबनान का जो इलाका है, उसमें ये काफी सूरत में इजराइल को सौंपने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो बफर जोन बना रहे थे या किसी भी तरीके से। तो ये चीज हिजबुल्लाह नहीं मानेगा। देखिए अरबों खरबों खर्च किए गए हैं ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को वहां मजबूत करने के लिए, वो पेरोल पे हैं लोग। बेसिकली, और हाँ, बेसिकली ईरान का वर्चस्व लेबनान में खत्म नहीं होने देगा हिजबुल्लाह। जी नहीं, जी। बिल्कुल नहीं होने देगा। और उसके अलावा जब एक जगह और बातचीत इधर चल ये रही, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, ये ईरान अमेरिका के बीच में। देखिए मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका बहुत क्लियर है कि ईरान के पास लेवरेज है हॉर्मुज का, और वो उसको कम नहीं होने देगा, क्योंकि जैसे ही वहां से वो जहाज निकल गए तो उसका निगोशिएटिंग पावर कम हो जाएगा। और दूसरी एक चीज है, जब उन्होंने ऑलरेडी नहीं, ऐसा लग रहा नहीं, ईरान ये कह रहा है भाई हमारे इलाके से जाओ, तुम ओमान के एरिया से होके क्यों जा रहे हो। क्योंकि उन्होंने वहां पे माइंस डाली हुई हैं, वहां से सेफ नेविगेट करने के लिए आपको वो रास्ता दे रहा है। माइंस उन्होंने कितनी डाली है, कहां डाली है, वो हमें, आपको या किसी भी और जो देश है उनको नहीं पता है। तो दे आर ट्राइंग टू गिव अस सेफ पैसेज। ओमान भी देखिए इस समय ना डबल गेम कर क्या वो रहा है। नहीं, क्या ओमान वो सुरक्षित जगह दे रहे हैं या फिर दादागिरी कर रहे हैं, ये भी तो सवाल उठता है संजीव श्रीवास्तव जी। अच्छा देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके का बिहेवियर ईरान की इस्लामिक रिजीम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के दिखा रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम जो लॉज हैं, जो कानून हैं, जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उसका वायलेशन है। और जिस तरीके के बयान अभी ईरान की इस्लामिक रिजीम के द्वारा इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद भी दिए जा रहे हैं कि आप रूल्स को फॉलो करें, ये हमारी टेरिटरी है और ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी शिप गुजरेगी, कौन सी शिप नहीं गुजरेगी, और यदि किसी ने वायलेट करने की कोशिश की तो उसको हम टारगेट करेंगे। ये जो बिहेवियर है ये पूरी तरह से ऑब्जेक्शनेबल है। और जब उन्होंने ये बिहेवियर एक सिंगापुर फ्लैग की जो शिप के संदर्भ में दिखाया तो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसे रिस्पॉन्ड किया और उसके ऊपर हमले किए हैं, और एक बार फिर से ये जो कन्फ्रंटेशन है वहां पर दिखाई दे रहा है। और ये जो एक फ्रेजाइल जो सीज फायर है, जो कि डे 1 से फ्रेजाइल है, इसमें हिकअप्स आते रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी जिस तरीके का बिहेवियर इस्लामिक रिजीम दर्शा रही है, ऐसे में इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं, इस तरीके के अटैक्स और काउंटर अटैक्स आगे आने वाले समय में लंबे समय तक जारी रहने की मैं संभावना देखता हूं। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरीके का जो बिहेवियर यदि वो कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो जो सहमतियां बनी हैं, जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो सहमतियां बनी हैं, वो खतरे में पड़ सकती हैं। और यद्यपि कि इस बात की ईरान के लिए भी नितांत आवश्यकता है कि वो अपने एमओयू के कमिटमेंट्स को फॉलो करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नॉर्मलाइज करे, उस पर कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है
उसको ईरान को उसके ऊपर लगाम लगानी होगी, और नहीं तो अमेरिका और अन्य जो राष्ट्र हैं उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां भी कर सकते हैं। और मैं ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन और देखिए, एमओयू को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो भी कंसेशंस दिए हैं, जो भी, चाहे उसको उसके एसेट्स को डीफ्रीज करने की बात हो, सैंक्शंस को हटाने की, या अन्य जो $300 बिलियन की जो राशि को देने इत्यादि की बात है, वो सब कुछ कंडीशनल है। वो सब कुछ ईरान के बिहेवियर पर निर्भर करेगा। इरानेबल बिहेवियर शो करेगा। वही बात है ना, वो तो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन भाई आप किसी को कैसे कह सकते हो भाई इसी इलाके से जाना आपको है? रिजवी साहब, बिल्कुल गलत है। ये क्या बना रखा? मतलब आप तो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया आपने, भाई होर्मुज हमारा, तुम दादागिरी करेंगे। अब सिंगापुर के जहाज पर क्यों हमला किया भाई साहब ईरान ने? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। दादागिरी शुक्रिया कर सर। रहे हैं। बातचीत के दौरान दो बार हमला किया ईरान पे। किसने दादागिरी की थी? 12 जून 2025 को किसने अटैक किया था? बातचीत अरे भाई अब तो सीज फायर हो गया था ना रिजवी साहब। सीज फायर के दरमियान क्यों आप सिंगापुर पर हमला करके फिर से मामले की शुरुआत कर दी मेरी बात तो ईरान ने? हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। ये बताइए, जब जून में 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी तो ईरान पे किसने हमला किया था 12 जून को? 12 दिन जंग किसकी वजह से चली थी वो बताइए। फिर आ जाइए 28 फरवरी को इसी साल किसने अटैक किया था? 3 राउंड की बात हो चुकी थी। और क्यों अटैक किया था? कितना भारी नुकसान किया था? अब ये बताइए, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक के पीता है। ईरान का जो एमयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी बुनियाद क्या है? 14 पॉइंट्स में है क्या? ये तो समझना पड़ेगा ना। उसमें यही चीज शामिल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा और बगैर हमारी परमिशन के कोई नहीं जाएगा। और वो तो खोल दिया है। उसने सिर्फ ये कहा है कि हमें 48 आवर्स पहले एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि साहब ये जहाज यहां से जाएगा। इसमें क्या परेशानी है? क्यों आप जबरदस्ती जा रहे हो? पता नहीं क्या लेकर के जा रहे हो, नहीं कैसे गुजर रहे हो। आप तो ये चीज जो है भाई, आप नहीं, आप एमयू क्या मतलब हुआ ये बताइए भाई। आप ये बताइए एमयू का मतलब क्या हुआ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किस बात के लिए? 60 दिन फिर बातचीत किस बुनियाद पे चलेगी? और जहां तक ये कि साहब अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, देखिए वहां पे अभी ईरान ने इतना बड़ा हमला नहीं किया था। ईरान ने सिर्फ बॉन्ड किया था, अगर आप देखिए सिर्फ बॉन्ड। लेकिन चूंकि एहसास कमतरी में अमेरिका मुब्तला हो चुका है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुका है इजराइल, सारी प्रॉब्लम ये है उनको लग रहा है कि अरे भाई जब आपने डील साइन कर ली, एमओयू साइन कर ली, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि आप होर्मुज में जाके सिंगापुर के जहाज पर हमला कर दो? उसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर ईरान ने बहरीन और कुवैत और जॉर्डन पर हमला कर दिया। करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना विवेक जी। अरे भाई पूरी दुनिया का एनर्जी का एक मेन सोर्स है वहां पर। आपके तेहरान ईरान की वजह से ये इलाका फिर से सुलग जाएगा। नहीं, देखिए बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते आप कह रहे हैं कि भाई आप पहले भी अमेरिका ने 2 बार धोखा दिया, पहले अमेरिका ने 2 बार धोखा दिया तो आपने भी जंग लड़ी। आपने कौन से मिडिल ईस्ट के देश को छोड़ दिया? आपने कौन से मिडिल ईस्ट के देश को छोड़ दिया? आपके पास, ईरान के पास तो वो बम ही नहीं है जो 12,000 किलोमीटर तक मार सके अमेरिका तक। ईरान के पास ताकत तो डायरेक्ट अमेरिका पर हमला करे। मिडिल ईस्ट के देशों को बेचारों को परेशान करके क्या फायदा? मेरी बात सुनिए, देखिए एनर्जी नीड पूरी दुनिया की वहां से निकलती है। पेट चलता है, खाड़ी के देशों का पेट पलता है होर्मुज से। मत कीजिए आप, मत करवाइए ऐसा। नहीं, जहां सारे फाइटर जेट जो है वो वाशिंगटन से आते हैं क्या? ये बताइए हमें, कहां से हमले होते हैं? ठीक है ब्रिगेडियर शारदेंदु, ठीक है ब्रिगेडियर साहब जवाब दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब हाँ। देखिए मेरा मानना है कि देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अभी ये डील साइन नहीं हुई। एक उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत थी जिससे कि बात अगले 60 दिनों में तमाम मुद्दों पे एक एग्रीमेंट हो सके, जिसमें न्यूक्लियर का मुद्दा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तमाम सारी चीजें हैं, आप सबको पता है। लेकिन पॉइंट है जो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना पड़ेगा, उसने ये एक्शन क्यों लिया। देखिए 2 वाटर चैनल है, एक ओमान की तरफ से आता है जो कि शैलो है, जो ईरान की तरफ से जाता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका डीप वाटर है। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात की थी तो कोई भी देश जो है, देखिए एक कंट्रोलिंग पॉइंट है ईरान का। ईरान इस इलाके पे पूरी तरीके से सर्विलेंस रखना चाहता है।
टोल नहीं लगा रहा वो बात ठीक है, लेकिन वो उसको मॉनिटर करना चाहता है, सर्वेलेंस करना चाहता है, देखना चाहता है कि किस तरीके के शिप का आवागमन हो रहा है, क्या उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कई तरीके का बिल्डअप आ रहा हो, कई तरीके से जंगी बेड़े आपके घुस गए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसने बोला कि हम खोलेंगे, हम टोल नहीं लेंगे, लेकिन इसके इलाके की मॉनिटरिंग हम करेंगे, और उसके लिए ओमान को भी वो जिम्मेदार बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसकी वार्निंग को आप सुनेंगे नहीं, कई बार वार्निंग को आप नजरअंदाज करेंगे, तो एक लिमिट के बाद उसने फायरिंग की, और फायरिंग के बाद उस जहाज को डुबा दिया। मेरा मानना है कि इतना इंटेंस एक्शन लेने की वजह से उसको आप उसकी घेराबंदी कर सकते थे, पकड़ सकते थे, कॉन्फिस्केट कर सकते थे, आइसोलेट कर सकते थे, डुबाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया था तो उसने हिंदुस्तान के भी 3-3 शिपों को टारगेट किया था। वो क्या वजह थी? तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको सर्विलेंस ईरान को मेंटेन करना, आईआरजीसी को कंट्रोल रखना, तो इसके कई अदर एक्शन थे। लेकिन दोनों तरफ से इतना मिसट्रस्ट बढ़ा हुआ है कि कोई शिप जा रहा है वो आप उसका गलत अर्थ लगाते हो सकता है कि ये मिलिट्री शिप हो सकता है बिल्डअप के प्रोसेस में हो। और ये एक प्रिडिक्शन है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देखिए आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, हिमांशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूं सर। दोनों तरफ से स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगला एक्शन कौन क्या लेगा। एमओयू हुआ, डील नहीं हुई। हिमांशी जी बिल्कुल, देखिए जैसा सर बता रहे हैं कि मिसट्रस्ट है, उसके अलावा दोनों ही इस जगह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमेरिका वहां डेफिनेटली घुसना चाहता है, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। ईरान का ऑलरेडी वहां वर्चस्व है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। जैसा मैंने पहले कहा कि जो जहाज वहां पे फंसे हुए हैं, अगर वो निकल गए तो ईरान का वर्चस्व वहां पे कम होता हुआ आएगा, और जब तक संधि पूर्णतः साइन नहीं होती है तब तक इनकी कोशिश रहेगी। वो पता नहीं 60 दिन ये चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, तो मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह की दोगलेपन से कार्रवाइयां हो रही हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 60 दिन के लिए चलाना मुश्किल होगा। क्योंकि किसी ना किसी बहाने से, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने लेबनान को ले आए हैं कि वहां पे भी एक फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है, तो ईरान जो है वो पूरी तरह से कोशिश करेगा। जैसे बीच में से भी उनके जो डेलीगेट गए हुए थे स्विट्जरलैंड में, वो बीच में उठ के भी चले गए थे। तो देखिए ईरान कोशिश कर रहा है इस समय, क्योंकि उसको पता है कि हॉर्मुज का खुलना कितना आवश्यक है, और इसीलिए उसने वहां पे माइंस डाली हुई थी, और ओमान के साथ मिलकर वो कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई इस तरह की वो पाबंदियां लगाए कि जो बाद में, इस समय तो वो टोल नहीं लेगा, लेकिन बाद में कोई टोल टैक्स या उस तरह की कार्रवाई कर पाए। नहीं, उकसावे की हरकत कौन कर रहा है? वाटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहा है। उकसा कौन रहा है? क्या इसमें उकसाने में किरदार बड़ा अमेरिका का है, ईरान का है? देखिए इसमें अमेरिका का किरदार ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जो मिसट्रस्ट की बात सर कर रहे हैं वो मिसट्रस्ट इसलिए भी है कि अब लेबनान के साथ में आप एक तरफ इजराइल की अगर समझौता करा रहे हैं और दूसरी तरफ जेनेवा में आप एक यहाँ पे ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान को ये लगता है कि आप उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं उनको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे वो करता है, वो बाबल मंदेब और बाकी जगह भी वो शुरू हो जाता है। ये बात भी तो है ना कि अमेरिका की माइट इतनी बड़ी, अगर वो अपने पे आ गया तो फिर वो ईरान के इलाके को धुआं धुआं कर सकता है। इतने मतलब उनके पास मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम जैसे बड़े बड़े अमेरिका को उतना भी विवेक जी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां अमेरिका है, पहली बात वहां डिप्लोमेसी नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सतत सत्य है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। संजीव जी ठीक है, उसके बाद मैं मुमताज जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना होगा और एमओयू के जो कमिटमेंट्स हैं उसको सम्मान देना होगा। यदि इस तरीके के वायलेशंस किए जाएंगे और जिसकी लाठी उसकी भैंस और माइट इज राइट इत्यादि के अप्रोच के साथ कार्य किया जाएगा, तो मैं दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। और इस बार अगर युद्ध शुरू होगा तो ये पिछले जो तबाही और बर्बादी जितनी हो चुकी है उसके बाद जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इलाके टारगेट किए जाएंगे, और ऐसे में ये भारी तबाही ईरान के आम लोगों को और पूरे वेस्ट एशिया को, इजराइल के लोगों को उठानी पड़ सकती है। तो इसमें बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना होगा। 60 दिनों का समय बहुत ही क्रिटिकल है, और ये जो क्रिटिकल समय है उसको समझते हुए ईरान को भी चाहिए कि वो अपने बिहेवियर को इस तरीके का न रखे कि जिसमें कि वो दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शनेबल लगे। और इस भाई अपना घर पहले बचाओ, कहां आपको हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों की पड़ी हुई है। पहले अपना घर सेफ हो जाए, अपने नागरिक सुरक्षित हो जाए, अपने नागरिक की तरक्की उन्नति हो जाए, अपना देश आगे बढ़ जाए।
तो यहाँ प्रॉक्सीज के पीछे पागल हुए पड़े। रिजवी साहब, देखिए विवेक जी, ईरान को पहले आप समझिए, प्रॉक्सीज पे पागल हुए जा रहे हैं, ग्रेटर इजराइल क्यों बनेगा और बन रहा है तो ईरान क्या फर्क पड़ता है, ये सब ईरान के लिए बड़ी अहमियत की चीजें हैं। और ईरान शुरू से, आपको पता होगा कि पैलेस्टाइन को लेकर के शुरू से उसका यही रहा है कि ये फिलिस्तीनियों की जगह है, फिलिस्तीनियों को मिलनी चाहिए, और इसीलिए उसकी तमाम प्रॉक्सीज बनी, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हौती हो या अब्दुल शाबी हो इराक में। आप इसको जानिए। दूसरी चीज, जहां तक खतरे का या डर का है, तो ईरान के अवाम जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि इनसे बातचीत करने से कोई फायदा नहीं, अमेरिका और इजराइल धोखेबाज है। आप बताइए, जब से सीज फायर हुआ है गाजा में, अभी मैं बता रहा हूँ 1050 टू स्टेट थ्योरी का समर्थन हर कोई करता है, इंडिया भी करता है, इसका मतलब क्या है? हम प्रॉक्सी चलाने थोड़ी लग जाएंगे? नहीं, आप कह रहे टू स्टेट थ्योरी और फिलिस्तीन का समर्थन ईरान करता है। आप मुझे बताइए, इंडिया भी टू स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, फिलिस्तीन में एड भेजता है, तो हम क्या प्रॉक्सी चलाने लग जाएं? या जो भी देश टू स्टेट थ्योरी का समर्थन करते हैं, इसका मतलब थोड़ी फिलिस्तीन में घुस के बैठ जाएंगे या वहां पर प्रॉक्सी चलाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? जी जल्दी से, 10 सेकंड में जल्दी से आप बोलिए। ये इजराइल क्या है? अमेरिका की प्रॉक्सीज नहीं है। मुल्क है क्या ये कोई? क्या है ये? ग्रेटर इजराइल क्यों बनेगा? 7 मुल्क क्यों लिए जाएंगे बताइए आप? कैसे बनेगा ग्रेटर इजराइल? अब क्यों बनेगा? मतलब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इजराइल फिलिस्तीन का, जिसके बाद ये सारे प्रॉक्सीज और बाकी चीजें आते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत ही यहाँ पर जो डील किया यहीं से होनी चाहिए, जिसके बाद किसी सोल्यूशन के पेज पर पहुंचा जा सकता है। अगर गलत जगह पे ही डील हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिजवी साहब, श्रीवास्तव जी, हिमांशी जी और शारदेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।